हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज का जो एमसीक्यू का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। और दोस्तों आप पहले इन क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। तो जो पहला क्वेश्चन है ये आपके नाट्य शास्त्र के संदर्भ में पूछा गया है और आपके सामने दो कथन दिए गए और आपको बताना इसमें कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है यह नाटक नृत्य और संगीत कला पर आधारित एक ग्रंथ है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो नाट्य शास्त्र है यह एक नाटक और नृत्य और संगीत कला पर एक ग्रंथ है। और जो नाट्य शास्त्र ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 36,000 से अधिक श्लोक हैं और नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद भी कहते हैं। और जो चार अन्य वेद हैं वो आपके हैं ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। जो सबसे प्राचीन वेद है वो आपका ऋग्वेद है और जो सबसे नया वेद है वो आपका अथर्ववेद है। और ऋग्वेद से हमें आर्यों की जानकारी मिलती है और सामवेद से हमें संगीत की जानकारी और अथर्ववेद से आपकी जादू टोने की जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन कह रहा है इसकी रचना भरत मुनि द्वारा की गई थी। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो नाट्य शास्त्र है इसकी रचना दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य भरत मुनि द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो पहला दूसरा दोनों कथन सही है। तो सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वीर शैववाद के संदर्भ में पूछा गया और आपको ये बताना है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तीन सही कथन है, एक गलत कथन है और आपको ये बताना कौन सा कथन इसमें गलत है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है इसने दृढ़तापूर्वक सभी मनुष्यों की समानता का समर्थन किया। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो वीर शैववाद है इसने सभी मनुष्यों की समानता का समर्थन किया था। दूसरा कथन देख। दूसरा कथन कह रहा है इसने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर संदेह व्यक्त किया है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो वीर शैववाद है ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को संदेह मानता है। तो दूसरा कथन ठीक है। तीसरा कह रहा है इसने जैन धर्म की शिक्षाओं का समर्थन किया। तो तीसरा कथन गलत है कि जो वीरशैववाद है इसने जैन धर्म की शिक्षाओं का समर्थन नहीं बल्कि इसका विरोध किया था। तो इस वजह से तीसरा कथन क्या होता है, गलत हो जाता है। चौथा कथन भी देख लेते हैं। ये कह रहा है इसने विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान की थी। तो चौथा कथन भी ठीक है। जो वीरशैववाद है इन्होंने जो विधवाएं होती थी उनको दोबारा विवाह करने की अनुमति दी थी और उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया था। तो इस हिसाब से आपका ए बी डी सही है, सी गलत है। तो सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण नहीं है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए। इनमें से तीन जो कथन है वो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बने थे और एक ऐसा कारण है जो इसमें नहीं है। तो आपको ही बताना है कि उसमें कौन सा ऐसा कथन है जो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है उत्तर पश्चिमी सीमा से सिकंदर का आक्रमण। तो पहला कथन गलत है क्योंकि उत्तर पश्चिमी सीमा से जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो ये इससे मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं बना था ये। तो पहला कथन यहीं से आपका सही है क्योंकि ये पूछ रहा है इसमें कौन सा पतन का कारण नहीं था। तो ये आपका सही आंसर है। और सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण किया था और जिसका जो जो इस सिकंदर को सबसे बड़ी चुनौती दी थी आपके राजा पोरस ने दी थी। और इन दोनों के बीच बहुत घनघोर युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जो राजा पोरस था उसकी बहादुरी पूर्वक पराजय हो जाती है और जो सिकंदर उसमें की विजय हो जाती है। और यह युद्ध आपके जो झेलम नदी है उसके किनारे हुआ था और इसको झेलम का युद्ध या हाइडेस्पिच का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और जो सिकंदर था वो राजा पोरस की वीरता से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने जो जितना भी क्षेत्र जीता हुआ था इसका राजा पोरस का वो सारा क्षेत्र राजा पोरस को वापस कर दिया था। और जो आगे का जो अभियान चलाए थे सिकंदर ने उसके बाद उसमें राजा पोरस ने सिकंदर का साथ दिया था। तो ये भी ध्यान रखना। और जो जब सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत में आक्रमण किया था तो उस समय मगध पर गणानंद नामक व्यक्ति शासन कर रहा था और उसने जनता के ऊपर बहुत सारे अत्याचार कर रखे थे और जनता से भारी मात्रा में टैक्स कलेक्ट करता था और जनता इससे काफी परेशान हो चुकी थी और इसी का फायदा उठाया आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से जो उनका गुरु थे गणानंद की हत्या करके मगध साम्राज्य को समाप्त करके मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये भी ध्यान रखना। तो दूसरा कथन देखते हैं। पहला कथन गलत है ना। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन कह रहा है परिधीय क्षेत्रों में लोहे के औजारों या हथियारों का प्रसार। तो दूसरा ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है अशोक की नीतियों के विरुद्ध ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया। तो तीसरा कथन भी ठीक है क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और ब्राह्मणों को ज्यादा वरीयता दी थी। तीसरा कथन चौथा कथन कह रहा है विशाल सेना के रखरखाव के कारण ब्रिटिश संकट। तो जो मौर्य साम्राज्य था इनकी बहुत विशाल सेना थी और इनका रखरखाव के कारण ब्रिटिश संकट पड़ गया था जिस वजह से मौर्य साम्राज्य के पतन का
कारण हुआ था, है ना। और अशोक की मृत्यु के बाद जो तेजी से इसका पतन हुआ और इसका जो अंतिम शासक था मौर्य साम्राज्य का वो बृहद्रथ था और इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। तो ये सारी बातें ध्यान रखना। तो ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में दूरसंचार के संदर्भ में राष्ट्रीय संख्याकन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 2 कथन दिए गए और आपके बताने इसमें कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं। ये कह रहा है यह भारत में टेलीफोन सेवाओं के लिए संख्याओं के उपयोग एवं आवंटन हेतु दिशा निर्देशों का एक समूह है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा एक नई संख्याकन योजना की अनुशंसा की गई थी। तो दूसरा कथन गलत है क्योंकि उसको अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा नहीं बल्कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने एक नई संख्याकन योजना की अनुशंसा की थी, ना कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा। तो इस वजह से आपका पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ख्याल संगीत के संबंध में पूछा गया और आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं और आपके बताने इसमें कौन कौन से कथन सही है। तो देखते हैं। पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है ख्याल की संगीत रचनाओं को कव्वाली कहा जाता है। तो कह रहा है जो ख्याल संगीत है उसकी जो रचनाएं होती है उसको कव्वाली कहा जाता है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो संगीत है जो इसकी रचना होती है उसको कव्वाली नहीं बल्कि इसको बंदिश कहते हैं। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत होता है। जो ख्याल होती है इसकी रचना एक विशिष्ट राग और ताल से की जाती है। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन कह रहा है, तो पहला तो गलत है। दूसरा कथन कह रहा है पूर्वी ख्याल की धीमी शैली और पंजाबी शैली ख्याल की द्रुत शैली है। तो दूसरा कथन भी गलत है। जो पूर्वी या पंजाबी ठुमरी है, ये पूर्वी और पंजाबी जो शैलियां हैं ये ठुमरी गायन की 2 शैलियां हैं। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन देखते हैं। तीसरा कथन कह रहा है जो ख्याल की उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो ख्याल है इसकी उत्पत्ति का श्रेय आपके जो अमीर खुसरो था उसको दिया जाता है। तो इस हिसाब से आपका पहला दूसरा कथन गलत है, तीसरा सही है। तो सी आपका सही आंसर है। और जो ख्याल है जो कव्वाली होती है उसको सूफी संतों द्वारा रचित इसको देवी गीत माना जाता है। और जो कव्वाली होती है ये 2 से 8 पंक्तियों वाले लघु गीतों का एक संग्रह पर आधारित होता है और इसमें स्वर परिवर्तन करने की अधिक संभावना रहती है। और इसके जो प्रसिद्ध घराने हैं आपका ग्वालियर घराना है और किराना इन सबके घराने हैं किसके, कव्वाली के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मरुस्थलीय टिड्डियों के झुंडों के द्वारा उत्पन्न खतरों के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताने इन कथनों पर कौन कौन से कथन इसमें सही है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है टिड्डिया लघु श्रृंगीय तृणभोजी जीवों की एक प्रजाति है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन देखते हैं। यह कह रहा है ये मुख्य रूप से यूरेशिया के टुंड्रा घास भूमियों में पाई जाती है। तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। जो टिड्डिया हैं ये आपके अफ्रीका से पंजाब तक जो शुष्क घास के मैदान या मरुस्थल है उसमें ये पाई जाती है। और ये कह रहा है कि यूरेशिया की टुंड्रा घास भूमि में पाई जाती है। तो दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और जो ये 5000 फीट तक उड़ सकती है, ये भी ध्यान रखना है ना। तो दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। तो ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कमल महल और महान वमी डिब्बा का निर्माण किस राज्य की उल्लेखनीय विशेषता है। तो जो कमल महल और महान वमी डिब्बा है ये जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी प्रमुख विशेषता रही थी। तो इस हिसाब से आपका ए आपका सही आंसर है। और जो चंदेल वंश है, चंदेल वंश की स्थापना 831 ईस्वी में नन्नुक द्वारा की गई थी। और जो पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। और डी देखते हैं। जो राष्ट्रकूट है इसकी स्थापना 712 ईस्वी में दंतीदुर्ग द्वारा की गई थी। तो सही आपका आंसर क्या है, ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सितनवास लल चित्रकला के संदर्भ में पूछा गया है और आपके सामने 2 कथन दिए गए। आपको बताना कौन सा कथन इसमें सही है। तो जो सितनवास चित्रकला है ये कह रहा है पहला कथन की इस चित्रकला को पांड्यों द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, पांड्यों ने इसको संरक्षण दिया था। और दूसरा कथन कह रहा है यह चित्रकारी बौद्ध मंदिर की छतों पर की गई थी। तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है।
जो सिद्धनिवास चित्रकला है ये आपके बौद्ध मंदिरों में नहीं बल्कि जैन मंदिरों की छतों पर की गई थी। तो इस वजह से पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो ए आपका सही आंसर है। और जो पांड्य राज्य है ये इसने तमिलनाडु पर शासन करता था ये, और इसकी जो राजधानी थी और मदुरई इसकी राजधानी थी, और इसका जो प्रतीक चिन्ह था ये मछली इनका प्रतीक चिन्ह था, किसका? पांड्य राज्य का। और जो जो पांड्य राज्य इसकी जो सामाजिक आर्थिक और जो कोरखई एक बंदरगाह था उसकी जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, ये मदुरै कांजी एक पुस्तक है उससे हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये भी ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप एकता प्रणाली के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने दो कथन दिए गए और आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है एकता का प्रशासन मुक्तियों द्वारा किया जाता था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो जो एकता का जो प्रशासन था वो मुक्तियों द्वारा किया जाता था और एकता प्रणाली को इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया था और गुलाम वंश के अधीन ये प्रणाली सल्तनत जो प्रशासन था उसका मुख्य आधार बनी थी। और तुर्की शासकों ने अपने अभिजात वर्ग जो उलेमा वर्ग होता था उनको धन के बदले राजस्व का पदभार एकता देने की प्रथा अपनाई थी, है ना। और पदभार पाने वाले जो मुक्ति या वर्ली होते थे ये इन क्षेत्रों से राजस्व वसूलते थे और अपने खर्च को भी इसी से चुकाते थे और जो इसी से अपने जो सैन्य बल होता था उनका उसका भुगतान भी करते थे और जो शेष राजस्व बचता था वो आपके केंद्र के पास भेजा जाता था, है ना। तो पहला कथन तो ठीक है। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन कह रहा है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने एकता प्रणाली को वंशानुगत बना दिया था। तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो फिरोज शाह तुगलक है इसने एकता प्रणाली को वंशानुगत बनाया था। तो पहला दूसरा दोनों कथन सही है। तो सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने के कथनों पर विचार करना है आपको और आपके सामने ये कह रहा है कि जो स्टेटाइट कांस्य और टेराकोटा है उपयुक्त में से किन सामग्रियों का हड़प्पा की आकृतियों और मूर्तियों में इसके लिए उपयोग किया जाता था। और आपके सामने ऑप्शन है ए बी सी और डी। तो जो हड़प्पा काल है उसमें स्टेटाइट कांस्य और टेराकोटा सब तीनों का उपयोग किया जाता है इस मूर्ति बनाने में। तो इस हिसाब से आपका डी आपका सही आंसर है, क्योंकि जो मोहनजोदड़ो है वहां से आपको नर्तक में काशी की जो नर्तकी है वो काशी प्रतिमा मिली है और मोहनजोदड़ो से जो दाढ़ी वाले पुजारी है उसकी भी एक पाषाण मूर्ति मिली है। और इसके अलावा जो हड़प्पा है वहां से धातु और पाषाण दोनों की मूर्तियां मिली है। और जो टेराकोटा होता था और टेराकोटा की जो मूर्तियां होती थी वो मिट्टी को पकाकर बनाई जाती थी और ये हाथ से बनाई जाती थी, हस्त निर्मित होती थी। तो ये भी ध्यान रखना ना। और जो हड़प्पा डावरकोट या मुंडी गाग है यहाँ से भी पाषाण की मूर्तियां मिली है। तो इस हिसाब से आपका इसमें ये तीनों का इस्तेमाल होता था। तो डी आपका सही आंसर है। तो दोस्तों